हेलो एवरीवन। हेलो। जय हिंद। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर फिजिक्स या फर्स्ट फिजिक्स के लिए। और अन्य भी जितने भी डिफेंस एग्जाम्स होते हैं उन सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, वेव्स एंड ऑसिलेशंस के बारे में। तो दोस्तों इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, फिर भी हम इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जितना इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है वेव्स एंड ऑसिलेशन। आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में और बहुत ही प्यार से आप इस चैप्टर को पढ़ते चलिए साथ साथ हमारे। ठीक है, तो दोस्तों पहली चीज जानते हैं इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीरियोडिक मोशन। मैं चाहूँ तो आपको रिटन नोट्स दे सकता हूँ, लेकिन उससे बेटर है कि आप अपनी कॉपी में खुद ही नोट बनाइए और विभिन्न बुक्स में सब चीजें लिखी हुई हैं, तो कोई ऐसी नई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं जिसके लिए मुझे स्पेशल कुछ आपको देना पड़े। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? So as the name suggests, the periodic motion is that which repeats after a certain interval. ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, जो थोड़ी मोशन के बाद रिपीट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ मून। मोशन ऑफ मून जो है दोस्तों वो हमारा क्या है? दैट इज अ पीरियोडिक मोशन। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 27.3 डेज। 27/3 डेज इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एक और टाइप का मोशन होता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑसिलेटरी मोशन के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, ये जान लीजिए। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन वह मोशन होता है जो कि बॉडी बैक एंड फोर्थ रिपीटली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अ बॉडी विच मूव बैक एंड फोर्थ। एक बॉडी एक पॉइंट से, ये मान लीजिए कि यहाँ पे इस पॉइंट से एक बॉब लटका हुआ है आपका, ये यहाँ से ऐसा लटका हुआ है इस जगह पे, तो बॉडी ऐसे जा रही है और फिर ऐसे वापस आ रही है। इसी प्रकार के मोशन को आप बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। इस तरफ जाना, फिर उधर से फिर वापस आना, फिर उधर से फिर वापस जाना, तो इस प्रकार के मोशन को बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। और इस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे पेंडुलम के लिए, तो पेंडुलम में दोस्तों कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे एसएचएम के बारे में। एसएचएम हमारा दोस्तों क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये आप लिख लीजिए पहली बात। तो उसके बाद क्या होता है एसएचएम? तो एसएचएम जो होता है पार्टिकल टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन जाता है अंडर रिस्टोरिंग फोर्स और विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का टू एंड फ्रो ही मोशन होता है एसएचएम का, और इसमें क्या होता है? इस तरह से मोशन है टू एंड फ्रो वाला, लेकिन पार्टिकल इज अंडर टू एंड फ्रो मोशन। पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन में ही होता है अंडर स्टोरिंग फोर्स, ओके, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जो कि इसकी मीन पोजीशन तो डायरेक्ट रहता है, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ये भी आप लाइन वहां पे मेंशन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एसएचएम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें ले लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है वो स्प्रिंग से अटैच है, ये भी आप बोल सकते हैं कि ये स्प्रिंग है, इससे कोई एक आपकी बॉडी भी यहाँ पे अटैच कर दी हमने बॉडी, तो ये भी क्या परफॉर्म कर रही है? बॉडी हमारी यहाँ पे एक बॉडी भी है यहाँ पे, ये बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है? एसएचएम। अगर आप इस स्प्रिंग को इस तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग आगे बढ़ेगी और फिर स्प्रिंग पीछे जाएगी, तो ये अपनी पोजीशन, अपनी ये इसकी मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन पे ये एसएचएम परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशंस है एसएचएम की जो कि आपको याद रखनी है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कंडीशंस ऑफ एसएचएम। कंडीशन ऑफ एसएचएम में आपको याद रखना है कि क्या क्या कंडीशन है एसएचएम की और क्यों इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे थोड़ी लंबी भले जाए लेकिन मैं टॉपिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला जो कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है कि मोशन जो हो रहा चाहिए, मोशन should be in a straight line, should be in a straight line। मोशन एक क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और टू एंड फ्रो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होना चाहिए इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए? हमेशा प्रोपोर्शनल होना चाहिए। किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ये जो फोर्स है आपका, जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे वो हमें याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए जो है
कि जो फोर्स होगा इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉइंट। फोर्स जो होगा, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट। फोर्स जो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको याद रखनी, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसएचएम के रिलेटेड हम सीख लेते हैं यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एसएचएम, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एसएचएम, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो एसएचएम से रिलेटेड होते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो देखो देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करिए एसएचएम के केस के लिए कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे एक सर्किल लेते हैं, उस सर्किल के थ्रू हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक, ये देखिए, ठीक, इस तरह सर्किल ले लिया और ये इसके मान लीजिए सेंटर से यहाँ पे लाइन खींचते इस तरह से। तो यह डायग्राम भी आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, ठीक। और ये मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे ए डैश है, ठीक। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, ठीक है। पार्टिकल इस तरफ जाएगा तो ये जिसका परपेंडिकुलर पोजीशन होगा वो क्या होगा हमारा, एन होगा। यहाँ पे जो इसका एंगल होगा वो क्या होगा हमारा दोस्तों, थीटा होगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी। ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से की दूरी जो होती है हमारी एक्स होगी, ठीक है। और वाई के लिए ये हमारे यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है ओ, यहाँ से यहाँ हमारा वाई, ठीक है, ये हमारी वाई होगी, ठीक। तो मान लीजिए सपोज यहाँ पे जो पार्टिकल है, द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है, कितना एंगल है, थीटा एंगल में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो वी विल राइट इट एज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। x के रिस्पेक्ट में इसको लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ x आल्सो a cos ओमेगा टी, ये हमारा x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब अगला टर्म कौन सा होता है, ये हो गया। ये उस टर्म के बाद हम बात करते हैं एक और टर्म पे। जो हमारा अगला टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इस बात को आप समझ लीजिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ऑन अदर साइड। तो यू शुड नो दैट एम्पलीट्यूड इज द y मैक्स, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब किसी भी साइड पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। y हमारा डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला टर्म जो हमारा है वो है एसएचएम रिलेटेड, वो है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड के लिए हम आपको बता दें, टाइम पीरियड जो होता है ये पार्टिकल को एक एसएचएम या एक पूरा करने के लिए, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को करने के लिए द टाइम रिक्वायर्ड इज, जो टाइम आवश्यक होगा या टाइम जो लगेगा उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। वी कैन राइट इट एज 2 पाई इज आवर डिस्प्लेसमेंट, 2 pi is our displacement and omega is our angular velocity, okay। angular velocity जो है हमारी वो क्या है, ओमेगा है। 2 pi डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि 2 pi वहां पे सर्किल के केस में ये पूरा इसका सर्किल, ठीक है, 2 pi। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी। एक हमारा टर्म और बच गया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप जानते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इस बात को हम जानते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं न्यू बराबर 1 बाई टी। टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बाई 2 पाई। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे आपको, ठीक, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फेज। क्या देखते हैं, फेज के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा फेज, ठीक। तो फेज क्या होता है, फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं, फाई। फेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, इस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फेज को।
तो फेज होता क्या है एक्चुअली, तो समझते हैं पहले। तो फेज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी, फेज इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विच एक्सप्रेसेस, बहुत एग्जैक्ट, विच एक्सप्रेसेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ये एक्सप्रेस करता है पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल को ही एक्सप्रेस करता है, ये हमारा क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस इक्वेशन से, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी प्लस फाई हमारा क्या होता है यहाँ पे, फाई हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे फाई इज अवर इनिशियल फेज। व्हाट इज फाई, फाई इज अवर इनिशियल, इट इज अवर इनिशियल फेज, फाई को लिखते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अपने टॉपिक में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में देखते हैं। तो क्या होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, हमारा y बराबर a साइन ओमेगा टी इज अवर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम dy बाई डी टी कर लें, dy बाई डी टी निकालने की कोशिश करें, तो हमारा आएगा d बाई डी टी ऑफ a साइन ओमेगा टी। ठीक, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। करेक्ट, नाउ what we will do, we will convert omega into in terms of sin, okay, cos in terms of sin, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी टू द पावर 1/2 से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों v क्या होता है, v इज अवर v की वैल्यू जो होगी v इज अवर dy बाई डी टी। dy बाई डी टी हमारा क्या होता है, v होता है, तो हम लिख सकते हैं v बराबर a ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या लिख सकती है, साइन ओमेगा टी को लिख सकती है y बाई ए। ठीक, y बाई ए को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा कहां से निकाला, यहां से, देखो यहां से निकाला, इस वाली इक्वेशन से हमने निकाला, यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव गॉट दिस y बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ओके, नाउ अब हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी, फिर यहां से क्या मिल गया, वेलोसिटी बराबर हमारा हो गया यहां से, दैट इज v बराबर a ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी में, तो हम लिख सकते हैं v बराबर a, तो हमारा a यहां से a कट गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे वेलोसिटी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारा पूरी तरह से हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बाद हम आगे देखेंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक आगे है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से पहले एक कुछ और चीजें भी आप जान लीजिए इसके बारे में, कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब स्ट्रीम पोजीशन पर आप पहुंचते हैं तो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो एट स्ट्रीम पोजीशन v मैक्सिमम इज इक्वल टू a ओमेगा। ठीक है, a ओमेगा इज अवर स्ट्रीम पोजीशन पे, जहां पे स्ट्रीम पोजीशन पे हमारा a ओमेगा होता है। और मीन पोजीशन पे, जो मीन पोजीशन होती है, जहां पे मीन पोजीशन पे हमारा क्या होता है, y बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, ठीक, अब अगर हम निकालना है हमको एक्सेलरेशन निकालना, तो अभी ये तो वेलोसिटी निकाली, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अगर वेलोसिटी निकाल ली तो एक्सेलरेशन निकालना काफी इजी हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो वेलोसिटी हमारी निकल चुकी है, अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो हम लिखेंगे v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी। राइट, तो dv बाई dt हमें पता ही है, dv बाई dt की वैल्यू हमसे कोई यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। ठीक, dv बाई dt की वैल्यू इस टर्म में लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने dv बाई dt निकाल ली, तो हम लिख सकते हैं a बराबर हमारा क्या, dv बाई dt होती है, तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, y बराबर साइन ओमेगा टी होता है, तो एक की वैल्यू ये आ गई, तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेरिएबल, एक्सेलरेशन की भी दो वैल्यूज होती हैं, दो वैल्यू दे देते हैं, जैसे मीन पोजीशन
मीन पोजीशन में दोस्तों हमारा क्या होता है, y बराबर क्या होता है 0। मीन पोजीशन पर y बराबर 0 होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है 0। और एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें, एक्सट्रीम पोजीशन जो कि ऊपर ने बताई थी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा होता है ए मैक्स बराबर प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस के फॉर्म लिखिए, माइनस प्लस लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस पहले था ना यहाँ पे, तो माइनस प्लस उल्टा हो जाएगा इसका, ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक, वेयर ए इज अवर एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे हम एक सवाल कर लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा आपका। तो हियर इज एन क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, लिख दीजिए द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। एट अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स टाइम पीरियड इज 4.1, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, इफ यू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे मैं अल्फा से लिख रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है, ए इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है हमारी, एम्पलीट्यूड क्योंकि निकालना हमें करना है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर अल्फा बाई वाई। इसकी वैल्यू हमें पता है दोस्तों, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 20, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 डिस्टेंस की, तो 4 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा, सॉरी 4 सेकेंड हमारा यहाँ पे आ गया, 4 सेकेंड, ठीक। अब हमें पता है 4 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ओमेगा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी स्क्वायर रूट में 2 हो जाएगी, 2 सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें पूछा ही है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो हमें लिखना है 2 पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये बचा 3.14 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया, उसे सेकंड में सिर्फ एस लिखते हैं, ठीक है, असाइनमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे एनर्जी इन एसएचएम के बारे में। हमारा टॉपिक कौन सा है, एनर्जी इन एसएचएम में हमारा टॉपिक है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जीज क्या होती है वो हमें निकालना है, ठीक। चलिए चलते हैं, एनर्जी इन एसएचएम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर पार्टिकल कोई, मान लीजिए कोई एक पार्टिकल, सपोज इफ देयर इज एनी पार्टिकल ऑफ मास m एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग, अगर वो कोई एसएचएम कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, देन एट अ डिस्टेंस y from its mean position, then at distance y from its mean position, अपनी मीन पोजिशन उसकी डिस्टेंस y पर, पार्टिकल के अंदर कौन कौन सी एनर्जी, द पार्टिकल पॉजेस, पार्टिकल के अंदर कई सारी एनर्जी होती है, मतलब कई सारी इन द सेंस द पार्टिकल हैज व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जीज होती हैं, ठीक। अब फ्रेंड्स अगर ये दोनों एनर्जीज होती हैं तो मान लीजिए एट एनी डिस्प्लेसमेंट y, हमें दोनों एनर्जीज पता करनी है, तो एट एनी डिस्प्लेसमेंट y पार्टिकल की कौन कौन सी एनर्जी होती है वो हमें देखनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है हमारी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि क्या होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अभी साथ लिखते चलिए, तो इसको लिख सकते हैं U बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज k, तो हाफ k वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ k ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल पता है, काइनेटिक पता है, तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो वी विल राइट टोटल एनर्जी एज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी, सम होगी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो हियर इट इज, दिस इज अवर, ये हमारी क्या है पोटेंशियल, हमारी क्या है काइनेटिक। तो देखिए यहाँ पे के वाई स्क्वायर घटाएंगे तो कट जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर इज अवर टोटल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और के की वैल्यू हमें क्या पता है दोस्तों, के की वैल्यू हमें पता ही है
द वैल्यू ऑफ के इज एम ओमेगा स्क्वायर, तो लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई एम वी स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली न्यू स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक समझ गया ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमने रिप्लेस किए वैल्यूज यहाँ पे। ठीक है, 4 न्यू यहाँ पे हमारे वैल्यू आई थी। ठीक है, हमने यहाँ पे दोस्तों ओमेगा की वैल्यूज को रिप्लेस किया। ठीक है, ठीक आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमने क्या लिखवाया था आपको फ्रीक्वेंसी के लिए, यहाँ पे ये देखिए, और मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ आपको। द वैल्यू ऑफ न्यू इज 1/t, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। ओके, नाउ so we have replaced omega with 2 pi nu. So we have replaced omega with 2 pi nu, but here it was omega square, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था। तो ओमेगा स्क्वायर होने की वजह से मैं नीले पेन से लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर से ब्लू पेन से देखिए, ओमेगा स्क्वायर की वजह से ये हो गई 2 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ये हमारा 4 पाई 2 से 2 कर गया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते अपनी चैप्टर की पहुंच चुके हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए, जिसका हम एग्जांपल बार बार लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए क्या होता है सिंपल पेंडुलम, उसके बाद थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, सिंपल पेंडुलम। ठीक, सिंपल पेंडुलम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए क्या तरीका हमें अपनाना होगा, ये देखिए कोई अच्छा सा कलर लेते हैं। ठीक, चलिए इसी ग्रीन कलर से बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ थोड़ा सा गंदा डायग्राम भी हो तो एडजस्ट कीजिएगा, इसमें एडजस्टेबल रहिए। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे सी। ठीक है, अभी कोई एसएचएम परफॉर्म करेगा, देखिए सिंपल भाषा में तो एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा ए, फिर ये अपना मिड एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, ये बी पॉइंट, इधर भी हमारा क्या रहेगा बी डैश पॉइंट रहेगा, यहाँ पे इतने ही एंगल पर इतनी ही जगह पर बी डैश पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं ऐसे ही बना दीजिए। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है, इधर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, जिसको हम दिखा सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से जाएगा, इधर और इधर इस तरह से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये हमारा एंगल कितना होगा, ये वाला दिस एंगल इज अवर थीटा, दिस एंगल इज अवर थीटा। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, किस एंगल की, इस एंगल की। ठीक, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं थीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये इस एंगल को लिख सकते हैं थीटा 0, और इस एंगल को भी लिख सकते हैं थीटा 0। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसे सिंपल प्रॉब्लम होता क्या है कि एक हैवी बॉब यहाँ से लटका दें, और जो स्ट्रिंग हो वो एक्सटेंसिबल हो। ठीक है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है कि स्ट्रिंग बिल्कुल परफेक्टली एक्सटेंसिबल हो, तो लैब में बनाने के लिए हम इसको इस तरह से बनाए थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो बड़ी चीज है वो है आपको टाइम पीरियड रखना है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और उसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होती है 2 पाई स्क्वायर रूट जी बाई एल। कोई जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि वही होती है, मतलब वन इसका इनवर्स ही होता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैंने यहाँ थोड़ी गलती कर दी, ये देखिए इनवर्स होता तो मैं बता ही रहा हूँ 1/2 पाई। ठीक है, अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो कि बहुत इनफाइनाइट लेंथ हो, तो अ सिंपल पेंडुलम इसका क्या हो, लेंथ क्या हो, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफिनाइट लेंथ। उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, उसका टाइम पीरियड निकलता है t बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट आर ई, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाई जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का ही आपको जरूरी है एयरफोर्स लेवल के लिए समझ में आ रहा होगा। कॉपी बनाते चलिए आप, साथ साथ नोट्स भी लिखते चलिए। अब हम बात करेंगे ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग के बारे में। टॉपिक हमारा अगले दिन डाल लीजिए आप कॉपी में, ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू लेते चले हमारे टॉपिक का, फिर न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। तो ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में देख लीजिए कैसे। मान लीजिए ये हमारा इस तरह से बना हुआ है, और इस स्प्रिंग से कोई मास m यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक है, सपोज दिस इज मास m दैट इज हैंगिंग फ्रॉम दिस स्प्रिंग। ठीक है, so this spring oscillates the simple harmonic as having they have the frequency and they oscillates। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो मास लटका हुआ है इसको अगर इसमें पुश अगर हल्का सा पुश करें तो ये ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा, और एक प्रकार का
सिंपल सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करने लगेगा। तो स्प्रिंग पेंडुलम के फॉर्म में ये इसको रखते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों वो हम निकालेंगे। तो टी बराबर वैल्यू होगी 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज अवर स्प्रिंग कांस्टेंट, एम इज द मास, एम इज द मास, जो मास झटका इसका मास है। न्यू की वैल्यू क्या होगी, न्यू की वैल्यू फिर वही 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट के बाई एम, दिस इज अवर न्यू। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के। अगर कई सारे स्प्रिंग के साथ कंबाइन करते हैं तो उनका ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक, अभी मान लीजिए इसमें दो तरह की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा पैरेलल। मैं दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, पहला जो यहाँ पे होता है स्प्रिंग कॉम्बिनेशन वो हमारा होता है सीरीज या पैरेलल। पहला सीरीज देख लीजिए। तो पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, मान लीजिए दो इस तरह से हैं। एक ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ से इस स्प्रिंग के इस तरह से, और ये दूसरे से अटैच है, और ये हमारा यहाँ पे सॉरी। ठीक है, अभी इसके बाद ये अब मान लीजिए ठीक यहाँ पे इस तरह से मास से अटैच है, ये यहाँ पे मास m है। तो इसकी वैल्यू है k2, इसकी वैल्यू है k1। दूसरा केस भी इस तरह से ही पॉसिबल है कि यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एक मास अटका हुआ है, इसका वैल्यू है m। ठीक है, इसकी वैल्यू है k1 और k2 जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू है। ठीक है, अगर इस तरह से अटैच्ड है हॉरिजॉन्टल वर्ड की, तो इनके जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, जो ks की वैल्यू होगी, मतलब द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज 1 by ks इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2। इसको लिख सकते हैं ks बराबर k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसको टाइम पीरियड को किस तरह लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं t बराबर t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के, स्क्वायर रूट m बाई के प्लस, लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k1 k2 इंटू k1 प्लस k2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गई। ठीक, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की। तो पहले देखते हैं, अब हम देखते हैं पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशन बाकी आप समझ रहे हैं। ठीक, किसकी बात कर रहा हूं मैं। इसका भी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अगर पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे बीच में मास रहेगा और इस तरह से हमने इसको एक दूसरे पॉइंट पे अटैच कर, तो पैरेलल हो गया। पैरेलल नहीं एक दूसरे से, और या तो एक ये तरीका यहाँ से हो सकता है कि इस तरह से मास यहाँ पे बीच में और यहाँ पे इस तरह से, इस जो साइन होता है इसका मतलब ये रफ सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरेलल इक्विवेलेंट जो मतलब जो के इक्विवेलेंट होगा फॉर पैरेलल के लिए, तो उसके लिए सकते हैं k1 प्लस k2। ठीक, ये हमारी इसकी वैल्यू आती है। तो हम इसका जो टाइम पीरियड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। तो t बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के पी दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k1 प्लस k2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। सो गाइज, अभी भी आगे भी बहुत सारे टॉपिक बाकी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और उसके बाद आपको जय हिंद, बहुत सारा प्यार। ठीक है, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।